हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा संवतः 1050 से संवतः 1375 तक मानी जाती है। मध्यकाल के पूर्ववर्ती भाग को भक्तिकाल संवतः 1375 से संवतः 1700 तथा उत्तरवर्ती काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल की समय सीमा संवतः 1700 से संवतः 1900 तक है। संवतः 1900 के बाद के काल को आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के पश्चात हिंदी साहित्य में 2 परिवर्तन आए। विषय के दृष्टिकोण से श्रृंगार प्रकटता का स्थान सामाजिक सरोकार ने ले लिया। वही भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा व अवधी भाषा का स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। नारी संबंधता, अछूता, शिक्षा का महत्व, शर्म का महत्व, मानव की समानता आदि मूल्यों का साहित्य में पदार्पण इसी युग में हुआ। साहित्य की अनेक परंपरागत रूपों का ह्रास हुआ। कुछ ऐसे ही कारणों से इस युग को आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल कहा गया। आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थिति। आधुनिक काल का आरंभ संवतः 1900 या 1843 ईस्वी से माना जाता है। यह समय अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ रहे असंतोष का समय था। अंग्रेजों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों के कारण भारत का प्रत्येक व्यक्ति उनसे खफा था। अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक व धार्मिक सुधार रूढ़िवादी भारतीय स्वीकार नहीं कर पाए। अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियों ने किसानों की कमर तोड़ रही। लॉर्ड डलहौजी की लेप्सकी नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को उजागर कर दिया। वे किसी भी तरह से देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो क्या ऐसी नीतियाँ अपना रहे थे जिससे क्या हो, भारत का जो साम्राज्य है वो क्या ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाए। अतः 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरोध का क्रांति का बिगुल बच गया। अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाकर 1857 की क्रांति को दबा दिया, लेकिन भारतीयों के असंतोष को शांत नहीं कर पाए। 1857 की क्रांति हुई थी चर्बी वाले कारतूस के कारण। भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होते रहे। इसी बीच 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में भले ही कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से हुई और अंग्रेजों के सहयोग के लिए ही की गई थी, परंतु धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलने लगा। धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लिया। आरंभ में कांग्रेस प्रार्थना के माध्यम से छोटे छोटे सुधारों की मांग करती थी, परंतु बाद में उसने भारतीयों के मूलभूत अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। वे इसके लिए दबाव की नीति अपनाई जाने लगी। बाद में एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेसों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी, जो 1929 में की थी। गांधी जी के आगमन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नया मोड़ आया। उनके द्वारा चलाए गए चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन ने पूरे भारत में देशभक्ति की धारा बहने लगी। एक तरफ जहां कांग्रेस के उदारवादी अपनी विनिमय नीतियों से राज्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, बुटेकेश्वर दत्त, वीरेंद्र घोष, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों के नाक में दम कर रहे थे। जहां एक तरफ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से पूरे देश में एकजुटता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, वहीं अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण साम्राज्यवादी खाई में भी बढ़ती जा रही थी, जिसके भयंकर परिणाम भारत की स्वतंत्रता के समय हुए, जिसमें हमने न केवल भारत की अखंडता को खो दिया बल्कि मानवतावाद के उन मूल्यों को भी खो दिया जिस पर हम गर्व किया करते थे। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति में आधुनिक साहित्य रचा गया। आर्थिक परिस्थितियाँ। भारत में इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियाँ शोषणकारी थी। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था। वे यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों में इंग्लैंड के जा रहे थे और वहाँ पर तैयार माल भारत में महंगे दामों में बेच रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा के सामने भारतीय उद्योग धंधे टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो भारतीयों में उद्योग धंधे थे वो क्या थे, छोटे मोटे थे, वो घरों में ही काम करते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगर बेकार हो रहे थे और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे थे। शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी थी। भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारी, कारीगर आदि सभी अंग्रेजों के शोषण का शिकार थे। अतः सभी संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने लगे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। खादी का प्रचार इसी आर्थिक शोषण के विरुद्ध का एक रूप था। सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ। अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों का प्रभाव भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ा था।
था। इस युग में दोनों तरफ से समाज सुधार और धार्मिक सुधार की बात होने लगी। एक तरफ भारतीय समाज सुधारक समाज सुधार और धर्म सुधार के जगा रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी भारत की रूढ़िवादी परंपराओं को वैध घोषित करने पर सहमत थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, कन्यावध जैसी सामाजिक बुराइयों को अवैध घोषित किया। 1829 में से क्या अवैध घोषित किया गया। विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया। दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारकों भी इस दिशा में अग्रसर थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानदेव आदि ने भारतीय समाज और धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलित उद्धार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया और प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। यह उस समय की बात है जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज पार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों ने माता ज्योतिबाबाई फुले का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। इसके बावजूद उन्होंने नारी शिक्षा के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाया कि आने वाले समय में सभी भारतीय नेताओं व समाज सुधारकों को इसे स्वीकार करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से दलितों, वंचित, पीड़ितों, उपेक्षितों को शोषण मुक्त कराने और समान अधिकार दिलाने के लिए रहा। हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध बड़ी बेबाक से आवाज़ें उठने लगी। समाज और धर्म के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। साहित्यिक परिस्थितियाँ। आधुनिक युग का साहित्य बदलते युग का साहित्य। इसी युग के आरंभ में जहाँ समाज सुधार, धर्म सुधार और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दे थे, बाद में यह मुद्दा व्यक्ति की समस्या पर केंद्रित होने लगा। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य बन गया। अब साहित्य का मुख्य उद्देश्य राजाओं के गुणगान और राज दरबार की शोभा का वर्णन करना नहीं, बल्कि समाज की यथास्थिति का वर्णन करना बन गया। भारतेंदु युग जहाँ पुनः जागरण और देश प्रेम की भावना को लेकर आया, वहीं द्विवेदी युग में इन भावनाओं के साथ साथ भाषा को शुद्धता पर भी बल दिया जाने लगा। छायावाद मनुष्य के अंतमन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने लगा और प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा के साथ लिखा गया, जिसमें मजदूरों, दलितों और किसानों की बात कही गई। प्रयोगवाद और नई कविता, कला व शिल्प क्षेत्रों में एक नवीन परिवर्तन लेकर आई। इस युग में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, रिपोर्टों, रेखाचित्र आदि गद्य विद्याओं का आविर्भाव हुआ। यही कारण है कि इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन गई थी, जिन्होंने रीतिकाल से भी एक नए साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि आधुनिक काल का साहित्य श्रृंगार, भक्ति व कुलीन वर्ग के विषयों से हटकर आम आदमी की समस्याओं, इच्छाओं, दुखों एवं उसके अंतर्मन की दुविधाओं का वर्णन करने लगा।